नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं मिलकर मांगेंगे जवाब। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का निर्णायक दिन अब बस कुछ ही घंटे दूर है। गुरुवार को दतिया की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर यह तय करेगी कि आने वाले समय में विकास, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों की दिशा क्या होगी। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन राजनीतिक हलचल और सियासी समीकरण अभी भी चर्चा के केंद्र में हैं। आखिर किसके पक्ष में है माहौल? कौन से मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगे? और क्या मतदान प्रतिशत बदलेगा चुनाव का गणित? और दतिया के जनादेश के क्या होंगे दूरगामी राजनीतिक मायने? इन्हीं सब सवालों पर होगी खास चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दतिया का दंगल अब अपने अंतिम चरण की ओर है। कल यानी गुरुवार को मतदाता ये तय करेंगे कि दतिया की बागडोर किसके हाथ होगी। दतिया उपचुनाव कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बन गया है। एक तरफ कांग्रेस अपनी सीट को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद अपनी साख को दांव पर लगाकर आशुतोष तिवारी के लिए मतदाता का आशीर्वाद मांग रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक हर किसी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का भी है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला, लगातार सभाएं की, रोड शो किए और जनता के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट मांगे। बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 में हाथ से निकली इस सीट को वापस जीतना पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नया चेहरा, नई रणनीति और विकास का दावा, इन्हीं हथियारों के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है। उधर कांग्रेस भी किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी मोर्चा संभाले रखा। पार्टी ने अपनी जीती हुई सीट बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कल होने वाला मतदान ये तय करेगा कि दतिया की जनता किसके सिर जीत का ताज सजाएगी। क्या बीजेपी 2023 की हार का हिसाब बराबर करेगी या फिर कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखते हुए एक बार फिर बाजी मार ले जाएगी? फैसला अब जनता के हाथ में है और इस फैसले पर पूरे मध्य प्रदेश की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। दतिया का दंगल कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 अगस्त को उसके परिणाम आएंगे। लेकिन किस तरीके का धुआंधार प्रचार रहा और कौन सी पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल आगे दिखाई दे रहा है, किसकी रणनीति अच्छी थी और क्या सियासी समीकरण में कोई तीसरा पहलू भी है? तीसरे पहलू से आशा है कि कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जो इनकी जीत हार को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक और खासकर चुनावी आकलन के भी एक्सपर्ट हैं देवदत्त दुबे जी। मेरे साथ मौजूद है ऑनलाइन भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर नितिन डहरिया जी और कांग्रेस से यशवंत सिंह चंदेल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवदत्त जी आप ही से करेंगे। दतिया उपचुनाव राजनीतिक मायनों में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम भी जो है बहुत सारी दिशा और दशा तय करेंगे। लेकिन एक जो लंबा समय चुनाव प्रचार में लगा, दोनों ही दलों ने बल्कि सारे प्रत्याशियों ने ताकत लगाई होगी अपने अपने स्तर पे। आपको किसके कैंपेन में लग रहा था कि ये कैंपेन या इनकी रणनीति थोड़ी बेहतर दिखाई दी इस पूरे प्रचार के दौरान? देखिए, दतिया चुनाव शुरू से ही बड़ा पेचीदा रहा। आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा ने प्रयास करके वो चुनाव रिक्त करवाया और फिर सोच तैयारी कर रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट कट गया। फिर भाजपा में उनके समर्थकों ने जो किया वो सब भी जग जाहिर है।
तो शुरू से ही बड़ा हाई प्रोफाइल ये चुनाव हो गया था। लेकिन धीरे धीरे इस चुनाव को सबने अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश की। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास जाति समीकरणों को लेकर हुए कि कौन सी जाति को कहाँ कर लें। सत्ताधारी दल भाजपा की चुनौतियाँ तो उसी समय शुरू हो गई थी जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, क्योंकि 6 बार जो जीते हुए विधायक हैं उनका टिकट काटना, जो सक्रिय थे, पार्टी ने एक तरह से जो भी समझा होगा उनका टिकट काटा जी। और उसके बाद से भाजपा लगातार डैमेज कंट्रोल करती रही। पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल लगातार रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश प्रभारी भी आए, सब लोग वहाँ डेरा डाले रहे, मुख्यमंत्री भी 3 दिन वहाँ दिए। लेकिन एक जो परिस्थिति बनी, जैसे भाजपा के युग चल रहा है, एक दशक चल रहा है, आप हम सब देख रहे हैं, लगातार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा जीत रही लगभग हर चुनाव। लेकिन मौसम और वातावरण बता अनुकूल हुआ करता था। लेकिन दतिया के जब चुनाव की घोषणा हुई उसके कुछ दिन बाद या पहले ही दिल्ली में जैन जी जैसे युवाओं का वो कार्यक्रम चला, और अभी जब कल मतदान है तो आज राजधानी भोपाल में किसानों का चल रहा। तो कितनी चुनौती है भाजपा के सामने इन सबको समेटने की। बीच में दतिया है, देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी दिल्ली में, दोनों जगह जिस किसान, युवा, महिला, गरीब को भाजपा अपना बहुत समर्थक है, टारगेट लेके चलती है, उन दो के असंतोष का सामना ही भाजपा को करना पड़ रहा। लेकिन भाजपा ने जिस तरह की जमावट की है, अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा और आधा पन्ना प्रभारी की जगह एक एक घर पर फोकस किया है भाजपा ने, और एक एक जाति के नेताओं को आप देखें। कुशवाहा समाज बड़ा निर्णायक है, तो उन्होंने नारायण सिंह कुशवाहा, भारत सिंह कुशवाहा को वहाँ लगाया हुआ है। ब्राह्मण प्रत्याशी का टिकट काटा तो ब्राह्मण प्रत्याशी को ही टिकट दिया था। सब प्रयास तो सही प्रकार के हुए, लेकिन चुनौती से हमेशा सत्ताधारी दल के सामने ही रहती है, क्योंकि उनको जीतना है, नहीं तो फिर एक तरह से वातावरण बनता है। दरअसल सुशील जी, ये चुनाव जो है 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले का एक ऐसा चुनाव है जिसमें वातावरण बनाने के लिए सुविधा मिलती है राजनीतिक दलों को। तो कांग्रेस ने इसलिए अपना पूरा जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह वो जिस तरह से रामनिवास रावत वाली सीट को उन्होंने जीता था ऐसे जीत जाए। इसके लिए उन्होंने राजघरानों के नेताओं को भी बहुत लगाया, क्योंकि राजघराने परिवार से हैं घनश्याम सिंह तो उन्होंने पूरे प्रयास किए। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सब वहाँ उमंग सिंगार डेरा डाले रहे, और उन्होंने भी जातीय समीकरणों के हिसाब से जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा को वहाँ पर कुशवाहा समाज के बीच तैनात किया, और भी जातीय समीकरण दोनों दलों ने साधे हैं। दोनों दलों के नेताओं ने अपने जातीय नेताओं को उतारा, और बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके के आसपास के इलाकों को उन्होंने ऐसे नेताओं को भेजा जो थोड़े से दक्ष हैं, सक्षम हैं। और आज भी, पहले तो कई बार चुनाव का जहाँ चुनाव प्रचार थमता था, नेता बाहर अपने अपने घर लौट आते थे, लेकिन आज भी दतिया के चारों तरफ सेवड़ा, देवाना और वो सब जितने झांसी, भांडेर, सब जगह नेता डेरा डाले हुए हैं। मतलब एक तरह से बाउंड्री पे जैसे वो सिक्सर बाहर आ जाए तो गेंद उठा के दे दे, इस तरह की परिस्थिति है वहाँ। तो आप इसे समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल और कितना संदेश देने वाला ये चुनाव है। ये कई मायनों में बहुत सारे संदेश देगा कि आखिर भविष्य में क्या होगा, 2028 में क्या होगा, भाजपा किस तरह से टिकट वितरण करेगी, कांग्रेस किस तरह के मुद्दे उठाएगी, भाजपा को क्या क्या सावधानियां करना, ये सब। और तीसरा जो जातीय समीकरण प्रदेश में कितने इफेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी से गोविंद यादव खड़े हुए हैं, रावण वहाँ प्रचार करने के लिए आए, तो ये सब भी बहुत सारे संदेश इसमें निकलेंगे। इसके निहितार्थ बहुत है। चुनाव एक विधानसभा का, उससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दाव पे लगा है दलों का और नेताओं का। ये बिल्कुल सही कहा आपने देव जी, बहुत कुछ दाव पर लगा है इस एक विधानसभा के उपचुनाव पर। बहरहाल यशवंत जी, कांग्रेस स्वाभाविक रूप से बीजेपी को आपने ग्वालियर चंबल की ही एक विधानसभा सीट के उपचुनाव में हराया था, तो आपके हौसले तो बुलंद होंगे ही। लेकिन जब आप इतना अच्छा आपका चुनाव प्रचार, जैसा कि आपकी पूरी टीम लगी थी, प्रदेश अध्यक्ष भी लगे थे, दिग्विजय सिंह भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी, उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप आप जो मशीनरी, सरकारी मशीनरी पे लगा रहे हैं या बाकी आरोप,
लेकिन प्रमाण देने में आपकी पार्टी पीछे रह जाती। तो ये क्या आरोप प्रत्यारोप को भी आप ये मान के चल रहे हैं कि इसका भी फायदा आपको मिलेगा वहाँ? आदरणीय सुशील जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। और सुशील जी, हमने तो प्रमाण दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके साथी लोगों ने जाके चुनाव आयोग को उन्होंने कंप्लेन दिया है। उन्होंने उन होटलों की लिस्ट दी है जहां पर पैसे रखे हुए हैं, और भाजपा का ये मशीनरी जो है वहां पर उनके दम नहीं है कि जाके वहां पर छापा मार के उस पैसे को जब्त कर ले। तो उन्होंने तो नाम बताया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि इन होटलों में पैसे रखे हैं, आप जाइए और उनको जब्त कर लीजिए। आदरणीय सुशील जी, यह चुनाव जनता और सरकार के बीच का चुनाव हो चुका है। कांग्रेस ने दतिया को एक अनुभवी और जमीन से जुड़ा हुआ और जनता के बीच में रहने वाला चेहरा दिया है। आदरणीय घनश्याम सिंह जी दतिया के एक एक आदमी को, एक एक गांव के आदमी को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। 2 बार वो दतिया के विधायक रह चुके हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। वहीं अगर आप दूसरी बार इनकी बात करें आशुतोष तिवारी जी की, तो ये अनजान चेहरा है, इनको तो दतिया के लोग ही नहीं जानते हैं और न ये दतिया के लोग को जानते हैं। और फिर इनको एक मौका मिला था आदरणीय सतीश जी, इनको कैबिनेट मंत्री दर्जा मिला था, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का कैबिनेट मंत्री बनाया दर्जा प्राप्त था इनका। इसमें इनको आशुतोष तिवारी जी को बताना चाहिए कि इन्होंने दतिया के लोगों के लिए क्या किया, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, दतिया के लिए इन्होंने क्या काम किया वहां पर। आशुतोष तिवारी जी ने पार्टी ने तो किया होगा, उनकी पार्टी ने तो किया होगा। सुशील जी, पार्टी ने किया, इसलिए तो जनता ने 7,500 से हरा दिया। और 2018 में केवल 2,000 वोटों से बच गए थे नरोत्तम मिश्रा जी। अगर किया, इतना ही बड़ा किया होता तो मुख्यमंत्री को लगातार रोड शो करने पड़ते। इनके 25 से ज्यादा मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए हैं। आपके कितने विधायक डेरा डाले थे? आपके कितने विधायक डेरा डाले थे? ये देखिए, चुनाव जो है चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है। नहीं, मैं सतीश जी सीधे से पूछ रहा हूं कि इनको अपने विकास पे बहुत दम है कि हमने ये विकास किया है, तो आप आइए ना विकास की बात करिए। आप वहां पर साम दाम दंड पैसे की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, वहां पर मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लेकिन जनता सब जानती है आदरणीय सुशील जी, और इनको सबक सिखाने के लिए जनता बैठी हुई है। और एक वानगी वहां पर देखिए, वहां पर लोगों को समझ में आया है कि कांग्रेस को वहां पर पलड़ा भारी है, इसीलिए वहां पर कई वर्तमान और पूर्व पार्षदों ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस वहां पर पहले नंबर, भाजपा तो वहां पर अभी तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आने की लड़ाई लड़ रही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही यशवंत जी। नितिन जी भी सुन रहे होंगे, देवदत्त जी ने भी सुना कि तीसरे नंबर की लड़ाई बीजेपी लड़ी है। इस पूरे चुनाव की चूंकि कल मतदान होना, तो किस तरीके की तैयारी बीजेपी ने की है? और जैसा देवदत्त जी बोल रहे थे, जातिगत समीकरण को साधने में आप कितने कामयाब हुए हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे हमारे बीच में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बात कही, सोशल इंजीनियरिंग से संबंधित जो बात करी, और हमारी पार्टी के, हमारी संगठन की, कहीं ना कहीं हम सोशल इंजीनियरिंग स्तर पे समाज में सबको एक प्रकार का जो है प्रतिनिधित्व मिले संगठन में और स्थानीय स्तर पे, हम उसका भी ध्यान रखते हैं। चुनावी दृष्टिकोण से भी हम उसी तरीके की तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं। और दतिया का चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव वर्तमान परिदृश्य में है, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात हमारे प्रदेश में विधानसभा है, लोकसभा है। और दतिया का चुनाव हम किसी प्रोपेगेंडा में नहीं लड़ रहे, हम विकास के बेस पे लड़ रहे हैं। किस बेस पे? दतिया के मेडिकल कॉलेज, दतिया की जो हवाई पट्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए गए और हवाई पट्टी को विकास किया गया, वहां पे 475 करोड़ की जो सड़कें हैं वो जाल पूरा दतिया में बिछाया गया है। 529 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजनाएं और सौगात है वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले 2.5 साल के अंतर्गत अकेले दतिया को दी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आधुनिक स्तर पे जो हम काम कर रहे हैं, सांदीपनि विद्यालयों का एक बहुत बड़ा क्रम हमने दतिया में करे हैं, केंद्रीय विद्यालय का जो हम क्रम ने वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमने तीनों चारों
परिदृश्य में हमने अलग अलग दिशाओं से कहीं ना कहीं दतिया में विकास की एक धारा को लाया है, हम उसी बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जीतू पटवारी जी का, जिन्होंने वहां पे इतने समय तक के पिकनिक मनाई। पहले खुद की बूथ से हार गए बीजलपुर से, फिर खुद की विधानसभा 210 से हार गए, खुद की लोकसभा क्रमांक 26 से अपना इंदौर से कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए, राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। और ये जो आखिरी जो एक सील लगने वाली है दतिया की हार से कांग्रेस में, ये लोग हमें कह रहे हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे वरिष्ठ थे वहां पे चुनाव में सक्रिय थे। मैं पूछना चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी के अलावा दूसरे कांग्रेस के चेहरे कहां थे? जीतू पटवारी जी जब गांव गांव में जा रहे थे तो उनके गांव के युवा कह रहे थे कि यहां से चले जाओ, यहां मत आना, ये तो भाजपा का गढ़ है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी की जब हम बात करेंगे, आखिरी 2-3 दिनों में वो वहां पे चुनावी परिदृश्य में दिखे ना, कमलनाथ जी दिखे। मैं मानता हूं हो सकता है स्वास्थ्य के कुछ कारणों से वो ना आए हो, लेकिन अरुण यादव जी या दूसरे जो उनके वरिष्ठ नेतृत्व है वो पहले से वहां पे क्यों नहीं थे? जब कांग्रेस के पास नेतृत्व बचा ही नहीं है तो ये कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की जो आखिरी मुहर है वो इस दतिया के चुनाव से लगने वाली है। मैं निश्चित तौर पे ये चीज कह सकता हूं। बिल्कुल ठीक नितिन जी। देवदत्त जी, दो बातें और हैं। दतिया शहर और ग्रामीण 131 ग्राम पंचायत हैं। आप इस पूरे चुनाव प्रचार तो दोनों ही दलों ने बहुत धुरंधर तरीके से किया। आपको क्या लग रहा है वर्तमान माहौल में सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष के आरोप, और जैसा कि बीजेपी को शहरी क्षेत्र में थोड़ा समर्थन ज़्यादा रहता है, दतिया की तासीर आपको किस तरफ दिखाई दे रही है? देखिए, जब चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है तो जो निर्धारित चुनाव के एक तरह से आइडिया, मापदंड रहते वो बदल जाते हैं। दतिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, बदल गया। 2023 के दोनों प्रत्याशी मैदान से बाहर थे, राजेंद्र भारती, नरोत्तम मिश्रा। प्रबल दावेदार वहाँ पर थे, अवधेश नायक, वो भी बाहर थे। इधर से कोई दूसरा होता, उनके परिवार से ही कुछ होता तो वो भी बाहर थे। तो एक प्रत्याशी को लेकर भी एक लोकसभा में कम होता है, पार्टी का महत्व ज़्यादा होता, लेकिन विधानसभा में प्रत्याशी का महत्व होता है। तो उस हिसाब से संबंध रहते हैं किसी भी नेता के, तो पार्टी के अलावा संबंध भी काम करते। तो ये पूरा चुनाव एक ऐसा मोड़ पे आ गया था कि जहां मैनेजमेंट, माहौल कुछ भी रहे, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इस चुनाव में। और वही मैनेजमेंट देखने को मिला। दोनों ही दलों ने जातीय समीकरण, क्षेत्रीय और जो भी व्यक्तिगत स्तर पे, कोई पार्षद को, कोई सरपंच को अपनी तरफ कर रहा है, कोई किसी जाति के नेता को तोड़ के ला रहा है। तो ये सब तो हुआ ही, लेकिन ग्रामीण और शहर में वाकई बीजेपी को पहले तो शहरों की पार्टी, ब्राह्मणों की, बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरह की योजनाएं चलाई तो सब जातियों में अपनी पैठ बनाई है। अब वो समीकरण नहीं रहा। गांव में वो जीत रहे हैं लगातार, शहरों में तो पहले से जीत रहे थे। लेकिन दतिया मुझे लगा कि शहर में चूँकि सोशल मीडिया उपयोग करने वाले ज़्यादा हैं या वातावरण जो भी हो, शहर की बजाय गाँव में बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिखाई दी। और शहर में एक तरह से लोग या तो खुल के बोल रहे थे, गांव के लोग बोल नहीं रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने जैसे कहा उल्टा पुल्टा था इसमें। और यही कारण है कि अंत तक जो है ना धड़कनें बढ़ी हुई हैं दलों की, नेताओं की जो रणनीतिकार हो, प्रत्याशियों की, कि आखिर मतदाता करेगा क्या। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल में इस समय होगा तो दतिया का मतदाता होगा कि सुबह आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जब तक 1 घंटे 12 घंटे बाद मतदान हो चुका होगा, 7 बजे से सुबह मतदान होगा, तो बड़ी मुश्किल में होगा कि इन्होंने ये वादा किया, उन्होंने वो वादा किया, इनने जाति की दुहाई दी, इनने धर्म की दुहाई दी, इनने संबंधों की दुहाई दी। इतनी वहाँ एक एक मतदाता के कान में इतने मंत्र फूंके गए हैं कि आज तो वो करवट बदलते हुए सुबह जाएगा मतदान केंद्र। और ये कई बार मुझे लगता है कि आखिरी दौर में किस्मत भी काम करती है कि मतदाता सब सोच विचारते हुए किसको वोट देता है। और दतिया में तो एक एक दर पे दस्तक हो रही है इस समय। जो कल शाम से प्रचार थमा था, उसके बाद तो जो पान की टपरों चौपालों पे जो चर्चा हुई, खुसर फुसर जो चल रही है, उससे बहुत बड़ा जो माउथ पब्लिसिटी का काम हो रहा है वो बहुत इफेक्ट करने वाला है। क्योंकि अब ध्रुवीकरण हो रहा है, अब मतदाता डिसीजन लेने की स्थिति में है। और सुबह जो होगा, मुझे लगता है कि इसके अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। और 3 अगस्त तक सबको इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या सोच रहा है वो, जाति पे जा रहा है, पार्टी पे जा रहा है, संबंधों पे जा रहा है, क्षेत्र पे जा रहा है, किस पे जा रहा है मतदाता, ये तो वही समझ सकता है। मौन तोड़ने की कोशिश दोनों दलों ने बहुत की है, बहुत खुलकर बात की है, लेकिन मतदाता प्रायः मुस्कुरा के चल देता था जब हम लोग पूछते थे वहाँ
कहते वो तो पता चलेगा आपको, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ भी उत्तर दे रहा था। जैसे कई बार स्पष्ट कहता है वैसा नहीं कह रहा था कई बार जो देते। तो बड़ा ही दतिया किसका दिल जीत रहा है ये तो मुझे लगता है 3 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दतिया मतदान मुझे लगता है भारी होगा, क्योंकि एक ही मतदाता को टच किया गया है और सुबह मतदान भी हमें लगता है कि ऐसे ही होगा। तो देखते हैं, अब 30 तारीख को कुछ रुझान मिलेंगे, फिर 3 तारीख को परिणाम आ ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा देवदत्त जी। यशवंत जी, वोट प्रतिशत बहुत मायने रखता है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्या मान के चल रहे हैं आप कि यदि वोट प्रतिशत आप बढ़ाने में कामयाब रहे तो उसको किस तरफ देखा जा रहा है? पार्टी की रणनीति क्या है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, कल सुबह से मतदान भी शुरू हो जाएगा। आदरणीय सुशील जी, वोट प्रतिशत निश्चित बढ़ेगा और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर वहां पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और वोट स्तर इसलिए भी बढ़ेगा सुशील जी, जिस तरह से नीट में पेपर लीक में जंतर मंतर पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पैलेट गन तक अपने ही छात्रों, अपने ही बच्चों के ऊपर पैलेट गन इन्होंने दागा है। दतिया के छात्र भी ये चीजों को देख रहे थे और हम दतिया के वही किसान भी, जिस तरह से आज भोपाल में हजारों किसान जो है वहां पर मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए बैठे हुए हैं, ये दतिया के किसान भी देख रहे हैं। और लगातार जिस तरह से खाद, बिजली, इन सब सारी चीजों के लिए दतिया का किसान परेशान हो रहा है, वो जवाब देने के लिए बैठा हुआ है, वो आतुर है, उसने अपना मन बना लिया है आदरणीय सुशील जी कि ऐसी नाकारा सरकार को हमको एक सबक सिखाना है, इनको जवाब देना है हमको। बिल्कुल यशवंत जी, कुल मिलाकर अगर नितिन जी जो इनकी बात समझे हम यशवंत जी की, तो उनको तो उम्मीद है कि वोट प्रतिशत यदि बढ़ता है तो वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है बूथ लेवल पे, किस तरीके से, अब चूंकि बहुत कम समय बचा है, 12 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। जी देखिए जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती भारत की ऐसी पार्टी है जो ना सिर्फ चुनावी समय पे सक्रिय होती है, बल्कि हमारे वर्ष भर, हर माह, हर सप्ताह कुछ ना कुछ प्रकल्प या कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारे बूथ स्तर तक चलते रहते हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे बूथ तक के हमारे आम नागरिकों को तक संपर्क का अभियान हो। तो इस चीज से तो हम निश्चित है कि हमारी विजय जो है वो हर बूथ में वोट भी जोरों में पड़ेंगे और उन जोरों के वोट में जो बटनें दबने वाली है वो कमल के फूल पे आशुतोष तिवारी जी की विजय को सुनिश्चित करने वाली बटन दबने वाली है। और मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, अगले 2 दिन में और 3 तारीख को भी एक बहुत वृहद स्तर पे एक बयानबाजी होने वाली है ईवीएम की और संविधान के खतरे की। देखिए, जिन्होंने आपातकाल लगा करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेड़ियों में बांधने का काम किया, 1984 में जिन्होंने सिख नरसंहार करवाया, गले में टायर डलवा करके हमारे सिख बंधुओं को आग लगाई गई, 1990 में जहां कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किए गए, 2014 के बाद जब देश में राष्ट्रवाद की सरकार आई, जब जिहादियों पे कार्रवाई होने लगी, देश विरोधी शक्तियों पे कार्रवाई होने लगी, तो संविधान खतरे में है। हमारा संविधान अब रक्षा के क्षेत्र में है, हमारा संविधान कहीं ना कहीं एक मजबूती की ओर आगे बढ़ा है और यही हमारा रण संकल्प समाज के प्रति दिखाता है और यही हमारी विजय को दतिया में सुनिश्चित करने वाला है। और मैं बिना लॉन्ग लपेट कह सकता हूं कि 3 तारीख को ऐसे बंपर परिणाम आने वाले हैं और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश में एक आखिरी जो मोहर लगने वाली है वो दतिया से लगने वाली है। बिल्कुल ठीक नितिन जी। देवदत्त जी, एक लास्ट आखिरी सवाल है कि दतिया की तासीर अगर आप पुराने चुनावी इतिहास से देखें तो कई मरतबा अन्य दल सपा बसपा ने भी एक वोट हासिल करके कांग्रेस बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ा है। इस उपचुनाव में चूँकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन जो अन्य जो प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कि वो भी कुछ कर पाएंगे इस उपचुनाव में, या सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आपको जो है संघर्ष दिखाई दे रहा है? देखिए, दतिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। जब उत्तर प्रदेश में कोई बसपा की सपा की सरकार रहती थी तो इन दलों के जोर, ग्वालियर, चंबल, दतिया, बुंदेलखंड और बिंद की जो पट्टी है उत्तर प्रदेश से लगी, उनमें जोर रहता था। लेकिन जब से वहाँ पर न बसपा न सपा, तो आप देखें यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है अभी इस समय, न बसपा का विधायक है न सपा का। नहीं तो एक समय 12, 6, 7, 9, 10, 17, 18 तक विधायक इन दलों के हुआ करते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी।
तो जातीय असर तो है ही, अंदर जो बॉर्डर से बॉर्डर लगी है, तो जातीय समीकरण तो बहुत प्रभावी हैं दतिया में। और दतिया में आपने देखा होगा कि कभी भी जीत हार का अंतर बड़ा नहीं रहा। नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव एक बार तो बसपा वाले से शायद हार गए थे, और जीत भी कभी 2500 से, कभी 6000 से, कभी 7000 से, हारे भी शायद 7000 के करीब से है। तो बड़ा अंतर नहीं रहा कि जो जैसे रमेश मेंदोला का, गोपाल भार्गव का, इन लोगों का बड़ा बड़ा अंतर रहता है जीत हार का, ऐसा दतिया में कभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ जातीय पार्टी के अलावा जातीय समीकरण ज़्यादा हावी रहते हैं। तो अब उपचुनाव में तो चूंकि एक एक मतदाता को 3-3, 4-4 लोग घेर के एक मुझे लगता है है। पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख और जो कांग्रेस का जो है मंडपम, क्या अगर गलत नहीं हूं तो मैं, उसकी परीक्षा जो है इस चुनाव में बहुत अच्छे से होगी। दोनों ही दलों के लिए मैं कहता हूँ ये लिटमस टेस्ट है 2028 के लिए कि आप ये क्या मुद्दे उठाते हो, क्या रणनीति बनाते हो। मेरे पास देवजी समय का भी अभाव है। बहरहाल दतिया के मतदाताओं से BSTV की अपील अवश्य है कि वो कल सुबह, चूँकि उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, तो वो वोट अवश्य जाकर करें, जो उनके मन में उसको वोट करें, लेकिन वोट करने अवश्य निकलें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 2023 के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार का चौथा उपचुनाव है। अभी तक के यदि आप चुनाव परिणाम देखें तो 3 में से 2 में बीजेपी जीती है और 1 चुनाव बीजेपी को हारना भी पड़ा है। ये चौथा चुनाव है। ये सही बात है कि ये लिटमस टेस्ट भी होगा और इससे अंदाज़ा लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।